जी। आज हमने टॉपिक पढ़ना है एनपीओस का। एनपीओस मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। हम्म, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। इनका ओवरऑल आपको पता है जो पर्पस होता है वो वेलफेयर होता है, या एक पर्टिकुलर जो है ना वो क्लास के साथ होता है, उसकी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की है वो, उसके लिए काम जी करता है। ठीक है। जी अच्छा, देखें, हमने जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है ना, ये सेम वही इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। लेकिन याद रखें कि ये हम जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अगर हम देखें, ये देखें, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये नॉन प्रॉफिट जी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका कंपैरिजन हम करने लगे हैं, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसीव एंड पेमेंट। जब भी कैश का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, तो वो हम उसके लिए हम्म कैश बुक बनाते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा भी, जी सारा जी कैश प्रिपेयर भी किया, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम्म इसके लिए हम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इट जस्ट लाइक अ कैश बुक। ठीक है। अब इसमें तो कैश में कैश ट्रांजैक्शन की आ रही होती है अलग से, बैंक कॉलम अलग से होता है, डिस्काउंट कॉलम अलग से होता है। इसमें सिर्फ कैश या बैंक बैंक के थ्रू जो पेमेंट है वो इकट्ठी, अगर पेमेंट हो रही है तो वो पेमेंट साइड पे आ जाएगी, और अगर रिसीप्ट हो रही है तो वो रिसीप्ट साइड पे आ जाएगी। ठीक है। ये दो ठीक जी दो डिफरेंस है, ये उधर कैश बुक बनती है और इधर रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बनती है। अच्छा, होती सेम हम्म ही है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी अगर हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे देखें तो हमें क्या चीजें मिलती हैं? हमें एक्सपेंस मिलते हैं, हमें हम्म कॉइन्स मिलती हैं, हमें कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है तो वो मिलता है, सप्लायर को पेमेंट की है तो वो मिलती हैं। ये चीजें हमें क्रेडिट साइड जी पे, इसी तरह यही चीजें हमें पेमेंट साइड पे भी मिलती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट साइड, जब हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसकी पेमेंट साइड पे एज इट इज यही चीजें होती हैं। यानी ये कह लें कि जो कैश बुक का क्रेडिट साइड है वो इसका पेमेंट साइड है, और जो कैश बुक हम्म का डेबिट साइड है वो इसका रिसीव साइड है। इज दैट क्लियर? जी अच्छा, दूसरी चीज है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम देखें, जब भी हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो हम उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से मेजर करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। जितना अच्छा प्रॉफिट होगा हम कहेंगे उतना अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह ये जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम जो जिस मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है। जबकि यहाँ जी पे हम अगर किसी भी क्लब या सोसाइटीज की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली हम इनकम्स को टोटल करते हैं और सिंपली लेस एक्सपेंडिचर कर हम्म दें। ठीक है। ठीक है अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। अगर तो आप आपके पास प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो अगर आपके इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो आप उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और अगर हम्म इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आप उसको बोलते हैं लॉस। जबकि यहाँ पे प्रॉफिट को सरप्लस का ठीक नाम दिया जाता है और लॉस को डेफिसिट का नाम दिया हम्म जाता है। इज इट क्लियर? हाँ उसके ठीक बाद ये क्यों सर जी, ये क्यों लाइक उसी का नाम है कि कुछ डिफरेंट है डिफरेंट नाम है, वही चीज है एग्जैक्टली अच्छा exactly, सिर्फ नाम डिफरेंट ठीक ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद है ऑनर्स इक्विटी या मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट। अब चूंकि सोसाइटी या क्लब है तो वो क्लब मिलके मेंबर से मिलकर बनता है। ठीक है, जिस तरह लाहौर जिम खाना है, ठीक है, तो रॉयल पाम है, तो इस तरह के जो क्लब हैं वो बेसिकली जी मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं। मेंबर उनको डोनेट करते हैं, डोनर के तौर पे वो काम करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते, वो डोनेशन देते हैं। तो अगर मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन से उनके पास जो पैसे आते हैं फिर वो उनसे फर्दर अपने एसेट्स खरीदते हैं या अपने ऑपरेशंस के काम करते हैं, उस डोनेशन को
या वो मेंबर्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड फंड। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो पार्टनरशिप है, सोल ट्रेडर है, या कंपनीज है, ऑनर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल का नाम दिया जाता है। ये हमने पीछे पढ़ा ठीक। है, नॉर्मली कैपिटल उसको बोलते हैं। जबकि यहाँ पे कैपिटल नहीं होता, कैपिटल वर्ड कुछ कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे क्यूमुलेटेड फंड होता है, यानी मेंबर्स ने जो पैसा दिया, आपने उस पैसे को यूटिलाइज किया। ठीक है, आवाज आ ठीक रही हो है गया। आपको? जी सर, रानी। आप साथ साथ रिस्पॉन्स दिया करें ताकि आप मुझे लगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी जी सर। अब ओके होगा। देखें, इसका इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ क्लब एंड सोसाइटीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनकम ऑफ हम्म। एंड सोसाइटीज की बात करते हैं कि अब हमने चूंकि इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास इनकम क्या है। ठीक है, हम्म। हम इनकम देखते हैं कि एक क्लब के अंदर क्या क्या इनकम जनरेट हो सकती है। तो सबसे पहले जो ठीक। इनकम जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। क्या होती है? ठीक। सब्सक्रिप्शन। यानी हम कोई सब्सक्रिप्शन। करते हैं तो उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं ना। तो जब मेंबर मंथली जी। सब्सक्रिप्शन हैं, तो वो क्लब के लिए इनकम होती है। ठीक है, a सब्सक्रिप्शन इज अ periodic पेमेंट मेड बाय मेंबर और कस्टमर टू रेगुलरली रिसीव अ सर्विस, ताकि उनको क्लब की सर्विस मिलती रहे। अच्छा, दूसरी जो इनकम है ना, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा अगर आप कोई भी क्लब ज्वाइन करते हैं, कोई जिम है या कोई भी इस तरह का क्लब है, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट जी। और भी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे आपको एक कैफे मिलता है, एक रेस्टोरेंट छोटा सा बना हुआ होता है, कैंटीन होती है, हम्म। कोई रिफ्रेशमेंट के लिए कोई चीजें होती हैं। तो वहां से जो इनकम जनरेट हो, जाहिर बात है वहां पे भी कोई सेल परचेज तो हो रही है। अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ मील जो है बिक रहा है और बन रहा है, और तो उसकी सेल परचेज से हम्म। प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, तो वो प्रॉफिट भी इनकी इनकम होगी। ठीक है, ठीक हो गया सर। इनकम है ना, वो है ग्रांट्स एंड डोनेशन। देखो, नॉर्मली जो मेंबर्स होते हैं उनमें से बहुत अ, जो है वो ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनके बिजनेसेस बहुत अरूज पे चल रहे होते हैं, तो वो ऐसे ग्रुप, ऐसे क्लब्स को फिर डोनेशन भी देते हैं, हम्म। या देते हैं। तो वो जो ग्रांट ठीक। हैं वो बेसिकली इनके लिए इनकम है। अनटिल अनलेस अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दी गई, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं दी गई, या कोई बड़ा एसेट खरीदने के लिए नहीं दी गई, अगर कोई ऐसे हम्म। दी है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंसीडर होगी, वो इनकम कंसीडर नहीं है। सर, इनकम कैसे कंसिडर होगी? देखो, जो क्लब है, क्लब क्या है? एनपीओ, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या ठीक है। पैसा आएगा? वो पैसा जो उसके बाद प्रोडिक आता है, उसको वो इनकम ट्रीट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, जो पीरियोडिक इन नेचर है। जैसे सब्सक्रिप्शन है, वो पीरियोडिक पेमेंट है। प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग कैफे है, वो पीरियोडिक है। ग्रांट्स है, वो रेगुलरली कहीं ना कहीं से कोई ग्रांट्स मिल, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कम है, जो इनफ्लो ऑफ है ओके बेसिकली। ओके, तो डोनेशंस भी लाइक इनकम कंसिडर होंगी? यस, अगर वो देखो लिखा भी हुआ है नीचे, डोनेशन इज अ वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन टाइपिकली ऑफ मनी और गुड्स गिवन टू सपोर्ट अ कॉज। यानी जिस कॉज के लिए क्लब बना है उसको सपोर्ट करने के लिए अगर किसी मेंबर ने पे कर दिया, और इंडिविजुअल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, या कोई भी इंडिविजुअल ऐसा वो पे कर देता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ग्रांट्स क्या होते हैं? आप फाइनेंशियल तो रिवॉर्ड्स, मतलब ये। गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती है। जी सर, वो समझ आ गया है। लेकिन सर, जो ये डोनेशन होता है, ये इनकम कंसिडर होता है? हाँ हाँ, ये तो बता रहा हूँ, ये इनकम कंसीडर होगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बस इसमें कंफ्यूजन थी जी। इवेंट्स भी होते हैं। जिस तरह मैं अभी रिसेंटली, एक सितारा ग्रुप ऑफ कंपनी है फैसलाबाद की, शेख मियां हम्म। रईस की, हाँ। तो उन्होंने एक फंड रेजिंग इवेंट बनाया हुआ था, एक इवेंट यहाँ पे हेल्ड किया हुआ था फैसलाबाद में ही ना। वहाँ पे इनकी अपनी कुछ तारा मार्क के नाम से है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा शादी हॉल है, तारा जी। कंपनी का ही। तो वहाँ पे उन्होंने फंड रेजिंग इवेंट रखा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट जो फैसलाबाद ठीक। के कह लो कि टेक्सटाइल के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या ओवरऑल इंडस्ट्री जो फैसलाबाद में है, उसकी लोगों को इनवाइट किया हुआ था, पूरी पूरी फैमिलीज को इनवाइट किया हुआ था। तो वो फंड रेजिंग इवेंट्स करते हैं। जी।
उनकी भी एक एनपीओ है जिसके लिए वो फंड रेजिंग कर रहे थे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ शेख बरादरी के लिए वो कह लो कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी हेल्थ एजुकेशन, ऐसे लोग जो, ऐसे शेख जो अफोर्ड, हम्म। ठीक है, उनके लिए उन्होंने बनाया हुआ था। तो फंड रेजिंग इवेंट्स, जी। raffles, कंपटीशन, डांस, डांसेस एक्सेट्रा, फिर हायर ऑफ हॉल्स, रूम रेंटल। हम्म। तो उसमें जाहिर बात है काफी चीजें होती हैं एक क्लब के अंदर। कुछ लोग उसको एज ए रेंट भी लेते हैं, कुछ मेंबर कहते हैं जी हमें आज पूरा हॉल चाहिए रेंट पे, कोई बर्थडे पार्टी है या कुछ तरह की चीज़ सेलिब्रेट करने की। हम्म। रेंटल इनकम भी जो आ रही होती जी। है, इनकम ट्रीट हो। तो ये हमने तकरीबन 4 टाइप्स की इनकम इसमें पढ़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। अब है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है? एक्सपेंसेस यूजली आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उससे डिफरेंट नहीं है एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे परचेजेस फॉर रिफ्रेशमेंट एंड इन्वेंट्री फॉर कैंटीन। अब देखो, जब आपने कहा प्रॉफिट फ्रॉम कैफे और रेस्टोरेंट, तो उस प्रॉफिट कमाने के लिए हम्म। आपने कुछ एक्सपेंसेस भी तो किए होंगे। कैफे के कुछ एक्सपेंसेस होंगे जिसमें जी। परचेज होंगी, कोई ऐसी इन्वेंट्री होगी जो आपने बाय की होगी, जो हम्म। इन्वेंट्री होगी, फिर परचेजेज होंगी, उनको लेस करके कॉस्ट ऑफ मशीन्स होंगी इसको। सेल दिया होगा, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, फिर उस कैफे के एक्सपेंसिव माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट कैफे का निकलेगा। वो प्रॉफिट ठीक। इसका क्लब क्लब की इनकम बनेगी। ये नहीं हम एज इट इज कैफे कैफे का प्रॉफिट अलग से निकालेंगे और वो प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे एज इनकम। और वो प्रॉफिट निकालने का वही ओके। तरीका है जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का निकाला हुआ। ठीक है, उसके बाद है ठीक है। कंपटीशन है उनकी, कोई कोई भी कंपटीशन है, उनके ऊपर कोई एक्सपेंस लग गया या कोई इवेंट वो जो है वो होल्ड करते हैं। अ, उन इवेंट्स के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिसमें कैटरिंग के एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मली, और हम्म। लाइटिंग के या इस तरह के डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं सम ठीक है। पिक्यूलियर टर्म्स ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटी लाइफ सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखो, कुछ मेंबर्स हैं जैसे शेफ्स जिम है, वहां पे लाइफ मेंबरशिप भी पे करते हैं कुछ लोग। वो लाइफ मेंबरशिप पे कर देते, लमसम अमाउंट होती है और वो फिर थ्रू आउट लाइफ वो उसको उनके लिए वो फ्री होता है। इट इज सम टाइम पॉसिबल। अब क्या वो थ्रू आउट लाइफ जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप पे किया है क्या वो इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी? अब देखो, लाइफ एक बात बताई थी, होगी तो। जब भी हम किसी से एडवांस में कोई फीस ले लेते हैं तो वो हमारी इनकम नहीं बनती, वो हमारी लायबिलिटी बनती है। अनटिल अनलेस हम वो सर्विसेज जो हमने कमिट किए हैं वो उनको डिलीवर नहीं कर देते वो सर्विसेज। ठीक है, अगर किसी ने लाइव मेंबरशिप ली है, से 10 साल की है, 15 साल की, 20 साल की है या 20 ईयर्स की है, तो हम उस लाइव मेंबरशिप फी का, अगर से हमने 2 लाख ली है तो 2 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टेन ठीक है। थाउजेंड ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो 10,000 पर मंथ, 10,000 पर ईयर के हिसाब से हम उसको इनकम कंसीडर करेंगे और बाकी का 1,90,000 हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के नाम से बैलेंस शीट में आएगा। समझ में आ गई बात? जी सर। यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ लाइव मेंबरशिप ही रिसीव शुड इनिशियली बी क्रेडिट टू अ सेपरेट लाइव मेंबरशिप फंड। यानी आप बैंक को डेबिट कर रहे हैं लेकिन आप लाइव मेंबरशिप फंड को क्रेडिट करेंगे, एंड आर शोन एज ए इंडिपेंडेंट आइटम आफ्टर एक्यूमुलेटेड फंड। और एक्यूमुलेटेड फंड जब आप ठीक है। लिखेंगे कैपिटल की जगह पे जहाँ पे, तो उसके साथ फिर आप मेंबरशिप फंड भी लिखेंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। हम्म। उसके बाद ठीक है। अमाउंट इन दिस फंड शुड बी क्रेडिटेड। आप जो अमाउंट है उसको आप क्रेडिट करेंगे टू द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड डिसाइडेड बाय द क्लब मैनेजमेंट। यानी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए इनकम लेके कब जाएंगे? जब आप उसको डिवाइड करेंगे उस पीरियड से, जो क्लब एंड मैनेजमेंट ठीक। डिसाइड कि ये लाइफ मेंबरशिप भी कितने साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, तो उसे 20-25 साल से डिवाइड करके उस एक साल की जो अमाउंट होगी उसको इनकम ट्रीट करेंगे और बाकी की सारी अमाउंट को लाइफ मेंबरशिप फंड के नाम से एक्यूमुलेटेड फंड के नीचे लिखेंगे। ठीक है, हम्म। ठीक है। आगे चल। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है लेगेसी। लेगेसी रेफर टू द प्रॉपर्टी रिसीव बाय अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। यानी कोई भी बंदा, कोई मेंबर ऐसा है कि जिसकी डेथ हुई है और उसने ये कहा हुआ है कि हम्म।
डेथ के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी क्लब को दे दी जाए। तो द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज रिगार्डेड एज अ कैपिटल रिसीप्ट, इसको हम कैपिटल रिसीप्ट कंसीडर करेंगे। और प्रॉपर्टीज हम्म। कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी आर शोन एज एसेट, और प्रॉपर्टी या कैश जो भी रिसीव हो उसको एज एसेट ट्रीट करेंगे ऑन वन हैंड एंड आर एडेड टू द क्यूमुलेटेड फंड। और उसे क्यूमुलेटेड फंड यानी हम्म। हम डेबिट करेंगे प्रॉपर्टीज को या कैश को, और क्रेडिट करेंगे क्यूमुलेटेड फंड को। ओके। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी या कैश एज ए क्यूमुलेटेड फंड है, जिस तरह हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखते थे कि कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश भी होता था और इन द फॉर्म ऑफ कोई प्रॉपर्टी भी हो सकता था, कोई प्लांट एंड मशीनरी भी और होती इन्वेंटोरी के फॉर्म में भी हो सकती है ना? थी। इन्वेंटोरी के फॉर्म में से। इन्वेंट्री की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन कोई मरने के बाद अपनी इन्वेंट्री थोड़ी देता है, प्रॉपर्टी या कैश ही होता है जो उसका बैंक बैलेंस में कैश आ रहा होता हाँ। है। ठीक है। ठीक। इस तरह हमारे यहाँ जी। बहुत लोग मरने के बाद अपने एसेट्स जो हैं वो मदरसों को, मस्जिदों को डोनेट कर देते हैं, अगर उनके वो वारिस ना हो, या कोई कह लो कि ओबीडियंट वारिस ना हो, नाफरमान जिनकी औलाद होती है वो हम्म। थोड़े से प्रेजुडिस होके कहते हैं जी मेरा प्रॉपर्टी मदरसे को चली जाए, मरने के बाद मस्जिद को चली जाए। ठीक है। हम्म। ताकि जी। वो फिर वो जो मदरसा वगैरह होता है उसके लिए वो प्रॉपर्टी या कैश जो है वो एसेट होता है, और वो एक्यूमुलेटेड फंड भी कंसिडर होता है। इसी तरह गिफ्ट, हम्म। तो गिफ्ट टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट जिनकी फिजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, शुड बी एडेड डायरेक्टली टू द accumulated फंड एंड लिस्टेड एज एन एसेट। यानी accumulated फंड में डायरेक्टली ऐड होंगे और एसेट के तौर पे, यानी वही वाली एंट्री एसेट टू accumulated fund. It should not appear in the ठीक है। income expenditure में नहीं जाएंगे। However, small gift in the form of money may be shown as a income, अगर small amount है, if they are of little individual significance and are regular and recurring form of income। ठीक है। अच्छा, उसके बाद grants and donation। अब देखिए ग्रांट व्हेन स्पेसिफिकली स्टेटेड, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन एंड प्रोसीड, यानी स्पेसिफिकली हम्म। कहा ये इस काम के लिए यूज करनी है। तो प्रोसीड फ्रॉम फंड रेजिंग बॉडीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट, उनको कैपिटल रिसीप्ट कहेंगे, एंड शोन एज अ स्पेशल फंड इन कॉम्बिनेशन विद क्यूमुलेटेड फंड। ठीक है, क्यूमुलेटेड ठीक फंड है। ऑन द अदर हैंड इफ दीज अमाउंट्स आर नॉट रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस देन दे आर हम्म। रेवेन्यू रिसीव, तो इनको फिर रेवेन्यू रिसीव यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये इनकम आ जाएंगे, अगर कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया। ठीक है, तो फिर ये इनकम ट्रीट होंगे। इज दैट क्लियर? ग्राफ सही है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली बताया है तो फिर कैश डेबिट होगा और या बैंक डेबिट होगा और क्यूमुलेटेड फंड क्रेडिट कर देंगे आप, या क्रेडिट कर क्यूमुलेटेड फंड के देंगे। साथ ही उसको नीचे लिख देंगे डोनेशन की फॉर्म में। वो कैसे आएंगे आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग बाय क्लब्स एंड सोसाइटी। द अकाउंटिंग रिक्वायर्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन द सोल ट्रेडर। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी अकाउंटिंग होती है। पार्टनरशिप और लिमिटेड हम्म। कंपनी because the member of these organizations are the only people interested in them. Moreover, they may not have any member and little money invested. Organization of this type usually do not have complete accounting record. कुछ लोगों के पास तो कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता, ये सिंपल फॉर्म में एक अकाउंटिंग सिस्टम इनकम लेस एक्सपेंडिचर करके तो सरप्लस या डेफिसिट निकाला जाता है, ताकि जो हम्म। members हैं उनको, वो ले पर्सन होते हैं वो, उनके पास इतना अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होता, तो उनको सिर्फ शो किया जाता है कि भाई हम आपकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो द फिगर रिकॉर्ड, अब देखो जो आपकी बहरिया टाउन, ठीक हो गया। टाउन भी एक वेल हम्म। सोसाइटी ही है देखा जाए तो, वो क्योंकि आप लोगों से फंड लेते हैं और उन मंथली फंड लेते हैं और उन मंथली फंड से आप लोगों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, वो भी एक जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं में नहीं आएगा। ऑल्दो उन्होंने स्टार्ट में जब वो प्लॉट वगैरह बेचे तो उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो उन्होंने बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, रेगुलरली जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं या जो वहाँ सफाई का निज़ाम है या वो गार्डनिंग पार्क वगैरह की हम्म। मेंटेनेंस है, या वो उसके जो पब्लिक एसेट्स हैं बहरिया टाउन के, जी। उनको protect करने के लिए वो जो आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो क्लब्स एंड मेंटेनेंस बिल्स। सोसाइटीज में आएगी। ठीक है।
तो ठीक हो गया। वो इसलिए आपको हर साल बाद एक मीटिंग कॉल भी करते हैं, और वो आपको वो भी भेजते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजते हैं। इधर मेरे पास पीछे था यार, फेस 2 है ना, तो वो हमें भेजते हैं उसका पूरा ऑडिटेड अकाउंट्स भेजते हैं साल के एंड पे। हम्म। और हर 3 साल बाद उनकी मैनेजमेंट भी चेंज होती है, उसको वोट मेंबर्स वोट डालते हैं और उनकी मैनेजमेंट चेंज होती है। पूरी की पूरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो ठीक उन्होंने हो गया। जो हमें जिम क्लब दिया हुआ है या स्विमिंग पूल दिया हुआ है सोसाइटी के अंदर, तो हम्म। वो बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है उसकी मंथली चार्ज। अगर वही किसी प्राइवेट जगह पे वो स्विमिंग पूल या वो हमें जिम ज्वाइन करना पड़े, तो वो कम से कम 10,000 के करीब पर मंथ है, और यहाँ पे मैक्सिमम 2,500 लेते हैं, और जिम और स्विमिंग पूल दोनों की ऑप्शन मौजूद है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की सर्विस है उनकी। ठीक है। ठीक हो गया। तो या। ये एक नॉमिनल सा वो, क्योंकि अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। ठीक। Acha. Organization of this type usually do not have complete accounting records, so the figure required to prepare the financial statement may need to be ascertained similarly to those for business that maintain incomplete records. अभी हमने हम्म। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं पढ़े, जो जो हम एएस का टॉपिक है बेसिकली, उसमें हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, और उससे मिलता जुलता ही है इसका भी। ठीक है। वो क्या होते हैं वो हम ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना भी रिलेट नहीं करता है इससे। अच्छा जी। ठीक हो गया। आगे जरा देखें रसी। अब देखो, ये जितना भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, इन दोनों के हम्म। लिए डेटा कहाँ से आएगा? आपको याद होगा जब हम सोल ट्रेडर का या मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, ऐसे ही है। हम उधर से जी। इंफॉर्मेशन उठाते हैं और हम इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना देते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ठीक बना है। देते हैं। अब यहाँ पे हाँ। हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होगा, यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, और नीचे को थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होंगी। उनकी मदद से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उन्हीं की मदद से हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो receive and payment account by a non-profit organization summarize all cash and bank transaction during a specific period। खास पीरियड के हम्म। लिए वो चीजें वो उसके अंदर आई होती हैं, जितनी भी कैश इनफ्लो या बैंक इनफ्लो या कैश आउटफ्लो या बैंक आउटफ्लो होता है। रिसीव एंड ठीक है। पेमेंट यहाँ पे लिखा भी है, दिस अकाउंट समराइज इन्वॉल्विंग कैश और बैंक फॉर फाइनेंशियल, द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट शो ऑल द कैश रिसीव ऑन द डेबिट साइड वेयर द क्रेडिट साइड इज। ये मैं आपको बता चुका, ये मुझे हम्म। मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आगे इनकम एंड ठीक हो गया। एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजिंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इनकम और एक्सपेंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं टू डिटरमिन सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस इनकम, हम्म। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, और डेफिसिट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ओवर इनकम। ठीक है। हाँ, ये आपने बता दिया था। टेक अवे क्या है? नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन है, इरिकवरेबल डेट्स हैं, लॉस ऑन, ये नॉन कैश आइटम है, ये भी आपकी आएंगी, लेकिन ये नीचे एडजस्टमेंट में दी होंगी, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट में तो वही चीजें आनी है जो कैश से रिलेटेड है। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हम्म। डेप्रिसिएशन है, इरिकवरेबल डेट्स हैं, लॉस ऑन एसेट डिस्पोजल है। अगर कोई एसेट बेचा है, उसकी कैरिंग हम्म। आ रही थी 5,000, तो आपने उसको भेज दिया 4,000 का, तो 1,000 का लॉस कर दिया, वो लॉस ऑन डिस्पोजल। यानी आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू 5,000 थी, लेकिन आपको मार्केट में उससे 4,000 मिले, तो आपका 1,000 का लॉस हो गया। आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बट आर पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन वो इनकम एक्सपेंडिचर। पार्ट है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन रिसीव। से ये टेक अवे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एक मिनट, नॉन कैश आइटम जो, इसका जरा दोबारा बता सकते हैं? जी जी श्योर। नॉन कैश आइटम होती हैं जिसके लिए आपको कैश पे नहीं करना पड़ा, जैसे डेप्रिसिएशन आप ईयर एंड पे चार्ज करते हो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना, डेप्रिसिएशन टू जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, तो इसमें कैश तो नहीं इन्वॉल्व, हाँ। लेकिन आपने ऐसा एक्सपेंस किया है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। नॉर्मली हम्म। जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप वो पे करते हो, उसका कैश आप को क्रेडिट करते हो, तो यहाँ पे आप कैश क्रेडिट नहीं कर रहे, आप इसको एज एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ये वो एसेट है जिसका एक लमसम अमाउंट आपने पे कर दी है। जैसे फर्नीचर खरीदा है, तो वो उसकी लाइफ 10 साल है, तो अब आप हम्म। 10 से उसे डिवाइड करोगे और 1 ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, लेकिन पेमेंट तो आपने फर्नीचर टू कैश एंट्री की हुई है ना। अब आप डेप्रिसिएशन टू कैश नहीं कर अच्छा। रहे, टू प्रोविजन फॉर ओके ओके। डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। या इस या।
इरिकवरेबल डेट्स हैं, तो इरिकवरेबल डेट जब आपने डेटर से पैसे रिसीव करने होते हैं तो आप कैश टू डेटर एंट्री करते हो। अब कैश हम्म। मिल रहा बंदे से, उसने कहा भाई मेरे पास कैश नहीं है, या वो बैंक करप्ट हो गया, तो आप कैश की जगह पे इरिकवरेबल डेट्स को डेबिट करोगे और क्रेडिट डेटर्स को क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पे कैश को क्रेडिट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ये कैश एक्सपेंस नहीं है, आपका एक एसेट है जो कि ट्रेड रिसीवेबल है, वो रिड्यूस हो रहा है। कैश एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा, ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरह लॉस जी ऑन सर। एसेट डिस्पोजल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने 5,000 का एसेट था, बुक में 5,000 का आ रहा था, अब आपने हम्म। कैश रिसीव किया 4,000, तो आपने कैश टू एसेट डिस्पोजल की एंट्री की, कैश टू एसेट डिस्पोजल, कैश किया डेबिट 4,000 से, एसेट डिस्पोजल क्रेडिट किया 5,000 से। लेकिन जो 1,000 का डिफरेंस है वो कहाँ डालेंगे? वो फिर लॉस ऑन एसेट डिस्पोजल में डालेंगे, ताकि डेबिट और क्रेडिट एंट्री कंप्लीट हो जाए। यानी आपने डेबिट किया कैश 4,000, क्रेडिट हम्म। किया एसेट डिस्पोजल 5,000। अब आपने जो डेबिट ठीक है। किया 4,000 से किया हुआ है, जबकि वो भी 5,000 से करना चाहिए था, तो 1,000 का डिफरेंस वो फिर लॉस ऑन डिस्पोजल में डालेंगे डेबिट साइड पे, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। एक मिनट में एक फोन सुनना। जी साहब। जी ठीक। जी जी। अच्छा। अच्छा, तो आपको करवा दें, उनको कहें कि मैं प्राइवेटली करा दूंगा, कोई। हम्म। जी। हेलो। 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 जी जी। जी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, देखें आगे, यहाँ पे देखें वो लिख रहा है डिफरेंस बिटवीन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। हम्म। अब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आप देखें तो आपको पता है कैश इनफ्लो, कैश या बैंक इनफ्लो और आउटफ्लो आता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट को देखता है, और दूसरी बात उसमें उसका क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या डेफिसिट होता है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इसमें आ रहा होता है। यानी इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे लिखा हाँ। है बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता है, और यहाँ पे इट डज नॉट शो कैश और बैंक बैलेंस, इट्स फोकस ऑन सरप्लस एंड डेफिसिट जो क्लोजिंग। सरप्लस और डेफिसिट में। हाँ।
और फॉर्मेट क्या होता है, इट इज लाइक अ कैश और बैंक अकाउंट, और इट इज लाइक अ हम्म। स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है कि कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, कुछ लेस हो रही हैं, इस तरह करके आप लिखते हो। और पर्पज क्या है, इट शो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि कितना पूरे साल में कैश इन और आउट हुआ, और ये शो करता है कि सरप्लस और डेफिसिट कितना हुआ। इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, इसके अंदर कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम दोनों होती हैं विदाउट डिस्टिंक्शन। कैपिटल आइटम्स ठीक कौन है। सी होती हैं, देखो, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। रिसीप्ट दो तरह की होती हैं, एक कैपिटल रिसीप्ट है और एक रेवेन्यू रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती हैं जो जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होना है आपको, यानी आपने ठीक है। लंबे अरसे तक किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपने लमसम में हम्म। लाइफ मेंबरशिप फी ले ली, या आपने एक्यूमुलेटेड फंड ले कैपिटल ले लिया, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। लेकिन जिनके लिए बदले में आपने सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आपने सिर्फ पीरियोडिक सर्विस देनी है, वो आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, या जिसको हम प्रॉफिट फ्रॉम ये जो कैफे और रेस्टोरेंट से जो प्रॉफिट आ रहा है, वो रेवेन्यू हम्म। रिसीप्ट। इसी तरह कुछ एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है। होते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म होता है। जैसे आपने कोई एसेट खरीद लिया तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। लेकिन जो रेवेन्यू रिसीप्ट हैं वो वाली रिसीप्ट हैं जिन जो पीरियोडिक इन नेचर होती हैं और जिनका बेनिफिट आपको फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ऐसे एक्सपेंसेस। हाँ। ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, जो ठीक हो रेवेन्यू गया। को अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम्म। के नेचर होते हैं, और उनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होता है। तो अब ये जो कैश बुक होती है या ये जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, कैपिटल रिसीव भी आती हैं, रेवेन्यू रिसीव भी आते हैं, और दोनों एक्सपेंडिचर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं। लेकिन जो इनकम एंड ठीक है। एक्सपेंडिचर उसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस आएंगे और रेवेन्यू रिसीप्ट आएंगे। हाँ। ठीक है, यानी रेवेन्यू शीट। सिंपल इन सेंस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएंगे, इनकम और ठीक एक्सपेंडिचर। है। और जो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी एज ए नॉन करंट एसेट्स और एज ए एक्यूमुलेटेड फंड्स। ठीक है, समझ में आ ठीक गई है। बात? हाँ। जो ठीक है। रिसीप्ट होंगी वो एज ए एक्यूमुलेटेड फंड्स जाएंगी या लाइफ मेंबरशिप फी के तौर पे जाएंगी, और जो हम्म। एक्सपेंडिचर होंगे वो एज ए नॉन करंट एसेट्स के तौर पे आएंगे। समझ में आ गई बात? कैपिटल इनकम। एंड रेवेन्यू, ठीक। रिसीप एंड एक्सपेंडिचर का एक पूरा टॉपिक है ओ लेवल, हम्म। भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन मैंने उसकी एक समरी थोड़ी सी आपको भी बता दी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। ये जूम सेशन मेरा खत्म होने वाला है, 5 मिनट हैं अभी, आगे जरा ठीक देख है। लेते हैं। अब वो कह रहा है नेचर कैश बेस्ड समरी ऑफ ऑल रिसीप एंड पेमेंट, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये एक्रूअल बेस्ड होती है। एक्रूअल बेस्ड का मतलब है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका हम्म। बेनिफिट आपने उठा लिया, पेमेंट नहीं की, हम्म। तो वो भी एक्सपेंस में ऐड होके आएगा। यानी जैसे रेंट है, वेजेस है, तो वेजेस आपने पे की, हम्म। फिर लायबिलिटी में नहीं आएगा? नहीं सुन लेना बात, अब वेजेस है, हम्म। उसने वेजेस लिखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर वेजेस आ रही हैं क्रेडिट साइड पे 5,000 की, 5,000 जी। की वेजेस आ रही हैं क्रेडिट साइड पे। आपने वहां से उठा हम्म। के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस में 5,000 लिख लिया। अब नीचे हम्म। एडजस्टमेंट को कह रहा है कि 1,000 की वेजेस आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पेबल है। तो इसका मतलब है हम्म। 1,000 की वो वेजेस हैं जिनका बेनिफिट तो हमने उठाया है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की, तो फिर टोटल एक्सपेंस तो 6,000 का हुआ। समझ में आ गई? हाँ। जिसमें 5,000 पेड है और 1,000 अनपेड है। तो वो जो 1,000 अनपेड है वो बैलेंस शीट में भी जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जाएगा एज ए करंट लाइबिलिटी 1,000 का, और एक्सपेंसेस में भी हम्म। ऐड होगा, 5,000 में ऐड हो जाएगा 1,000, क्योंकि 1,000 आपने अनपेड है और वो एक्सपेंस भी है, तो 1,000 उसमें ऐड हम्म। होकर 6,000 आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये सर है, ये बात जरा एक बार फिर समझा दे। देखें, जो एक्रूअल बेस्ड होती है ना उसमें हम्म। दो एक्सपेंस वैसे दो तरह का होता है, एक पेड और एक अनपेड, एक पेड हम्म। और एक अनपेड। अनपेड। होता है प्रीपेड,
जो अनपेड हम्म होता है वो पोस्ट पेड होता है, जो प्रीपेड होता है वो तो एडवांस में पे होता है, और एक होता है पेड। यानी एक्सपेंस तीन तरह का हो गया। अब जरा गौर से सुनो। पहला, हम्म बेनिफिट लिया पे कर दिया, दिस इज पेड। दूसरा, बेनिफिट लिया पे नहीं किया, ये है अनपेड। तीसरा, बेनिफिट नहीं लिया और पे कर दिया, हम्म एडवांस में पे, जिसे प्रीपेड बोलते हैं। तो ये तीन तरह का एक्सपेंस है। अब जो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आता है वो दो एक्सपेंस आते हैं। एक आते हैं एक्सपेंस पेड, हम्म और दूसरा एक्सपेंस इनकर बट नॉट पेड, यानी अनपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ गई? हम्म और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो पेड में से माइनस कर देते हैं। यानी जो अनपेड है वो ऐड करते हैं, जो प्रीपेड है उनको माइनस करते हैं। प्रीपेड को क्यों? उनको माइनस करना। नेक्स्ट ईयर के हैं, वो इस ईयर के नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ सही है। ठीक है। तो अब जो जी आप समझा। जो प्रीपेड हैं वो कहाँ जाएंगे? वो बैलेंस शीट में भी जाएंगे एज ए करंट एसेट, और जो अनपेड हैं हम्म बैलेंस शीट में जाएंगे एज ए करंट लायबिलिटी। ठीक है। सही है। इज दैट हाँ क्लियर? अब जो पेड है वो सही कहाँ ठीक है। पे मिलेंगे आपको? पेड मिलेंगे आपको कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। और अच्छा जो ये वाले जो अनपेड, अनपेड वाले थे ये ट्रायल बैलेंस वाले उसमें आ गए हैं। नहीं ट्रायल बैलेंस में नहीं होंगे। अनपेड और प्रीपेड ये दोनों ट्रायल में नहीं होंगे, ये दोनों एडजस्टमेंट में होंगे। कहाँ होंगे? एडजस्टमेंट्स में। अब इनका करना क्या है? जो पेड है उनमें अनपेड को ऐड करना है, और प्रीपेड को माइनस करना है अगर हुए तो। और वो अनपेड फिगर में पेड को ऐड करना है और प्रीपेड को माइनस करना है। माइनस करना है, और ये फिगर लेके ठीक जानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस में। और बैलेंस शीट में कौन सी फिगर लेके जानी है? अनपेड जो है, सिर्फ अनपेड वो करंट लायबिलिटी बनेंगे, और जो प्रीपेड है वो करंट एसेट बनेंगे। हम्म इज दैट क्लियर? ठीक है हाँ सही है। अब ये तो हो गए एक्सपेंसेस। इसी तरह जो इनकम होती हैं वो भी तीन होती हैं। एक होती हैं रिसीव्ड, जो हम्म आपने रिसीव्ड की हैं। दूसरी होती हैं सर्विसेज या गुड्स डिलीवर बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड नहीं की, यानी रिसीवेबल है। ठीक है। हम्म और तीसरी होती हैं ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो रिसीव की हुई है उनमें रिसीव इन एडवांस को माइनस करेंगे, और जो रिसीवेबल है उनको ऐड करेंगे। तो ये जो फिगर आएगी इसको लेके जाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम वाली साइड। और बैलेंस शीट में क्या ठीक है। जाएगा? बैलेंस शीट में सिर्फ रिसीव्ड इन एडवांस जाएंगी। जो रिसीव इन एडवांस होंगी वो करंट लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि आपने एडवांस में रिसीव किया, अभी डिलीवर तो किया नहीं कुछ, तो वो लायबिलिटी है आपकी। हम्म और दूसरी जो आपने अ, दूसरी कौन सी थी? एक थी रिसीव इन एडवांस, और दूसरी हम्म सर्विसेज और गुड डिलीवर बट नॉट रिसीव, यानी रिसीवेबल। तो जो रिसीवेबल होगी वो ट्रेड हाँ रिसीवेबल की तरह रिसीवेबल। करंट एसेट बनेगी। ठीक है। ठीक है। तो आपके रेवेन्यू भी तीन तरह के होते हैं, इनकम यानी थ्री टाइप्स की होती है, और आपके एक्सपेंसेस भी थ्री टाइप्स के होते हैं। और इन तीनों टाइप्स को जब कंसीडर किया जाता है तो इसको बोलते हैं एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, जिनमें रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनको आप कंसीडर करते हो।